नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल समाचार धमाका में। आज हम बात करने वाले हैं देश की 25 सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर, जिनमें से कुछ खबरें आपको चौंका सकती हैं। आज की खबरों में हम बात करेंगे राजनीति और सामाजिक फैसलों के साथ साथ सोने और चांदी के ताज़ा भाव की, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये खबर किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें और चौंकाने वाली खबरें। पहली खबर निकल कर आ रही है संभल हिंसा केस से। जी हां दोस्तों, संभल में हुई हिंसा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड बताए जा रहे शेख साठा पर शिकंजा कस दिया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि शेख साठा दुबई में बैठकर दंगे की साजिश रच रहा था और स्थानीय लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के घर को कुर्क कर दिया है ताकि यह संदेश दिया जा सके कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कार्रवाई के बाद संभल को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। दूसरी खबर संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर से जुड़ी हुई आ रही है। संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर के ट्रांसफर को लेकर जिला न्यायालय परिसर में वकीलों का आक्रोश देखने को मिला। वकीलों का कहना है कि ट्रांसफर का फैसला गलत समय पर लिया गया है और इससे न्यायिक कार्य प्रभावित होगा। बार एसोसिएशन ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रशासन से आदेश वापस लेने की मांग की। वकीलों का आरोप है कि ईमानदार अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले ने प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में आरोपी बिल्डर को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया। इस केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मृतक इंजीनियर के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बिल्डर और प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यह हादसा हुआ। इस पूरे मामले में एसआईटी जांच की संभावना जताई जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अधिकारियों की भूमिका कितनी संदिग्ध थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। 70 घंटे बाद रेस्क्यू सिस्टम पर उठे सवाल। जी हां दोस्तों, नोएडा हादसे में 70 घंटे बाद कार का रेस्क्यू किया जाना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। इतने लंबे समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलना यह दिखाता है कि आपात स्थिति में निपटने के लिए संसाधनों और प्लानिंग की भारी कमी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर कार्रवाई होती तो आज जान बचाई जा सकती थी। इस घटना ने नोएडा जैसे हाईटेक शहर में बुनियादी सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य विवाद लगातार गहराता जा रहा है। प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के खिलाफ अभिमुक्तेश्वरानंद ने काउंटर नोटिस जारी किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए प्रशासन से अपना फैसला वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि कार्रवाई संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। इस विवाद ने धार्मिक संगठनों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अहंकार में लिए गए फैसले व्यवस्था के लिए घातक होते हैं। रामभद्राचार्य का कहना है कि धर्म के नाम पर व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना गलत है और इससे समाज में भ्रम फैलता है। इस बयान के बाद शंकराचार्य विवाद और ज़्यादा गर्मा गया है। दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। यूपी की राजनीति में नई हलचल तब मची जब सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अखिलेश यादव ओवैसी के साथ चुनावी गठबंधन कर सकते हैं। सपा की यह अहम बैठक में एआईएमआईएम के साथ संभावित गठबंधन पर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि यह कदम बीजेपी को रोकने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि इस खबर के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जो लोग पहले जलील करते थे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा। वहीं सपा सांसद जिया उर रहमान ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से अकेले ही लड़ने में सक्षम है। इन बयानों से साफ है कि विपक्षी एकता की राह अभी आसान नहीं है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर एक बार फिर सांप्रदायिक विवाद गहरा गया है। बसंत पंचमी के दिन जुमे के नमाज रोकने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया। उनका कहना है कि यह दिन सरस्वती पूजा का है और उस दिन धार्मिक गतिविधियों में बदलाव होना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने बयान जारी कर कहा है कि वे सांकेतिक नमाज पढ़ने को तैयार हैं, लेकिन पूरी तरह रोक स्वीकार नहीं है। प्रशासन ने इस स्थिति को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो।
बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पद संभालते ही संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद कई राज्यों के लिए चुनावी प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नेतृत्व बदलने के साथ बीजेपी अब जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करने पर फोकस कर रही है। यह साफ संकेत है कि पार्टी चुनावी मोड़ में पूरी तरह आ चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोरी और चुनाव में धांधली के आरोप लगने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचे। यहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने हालिया चुनावी हार की समीक्षा की और संगठनात्मक कमजोरियों पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया जाए और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए। इस दौरे को कांग्रेस की नई रणनीति की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। हाई प्रोफाइल रेड मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालयों के निदेशक पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं। वे कोलकाता में जोनल अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में चल रही जांचों की प्रगति और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। बंगाल में ईडी की कार्रवाई से पहले ही राजनीतिक विवाद का विषय रही है। ऐसे में यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दर्ज एफआईआर को लेकर चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने 10 जिलों में 12 ऑब्जर्वर की टीम भेजी है, जो पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेगी। चुनाव आयोग का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना उसकी प्राथमिकता है। ऑब्जर्वर स्थानीय प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी नज़र रखेंगे। इस कदम को चुनावी हिंसा और पक्षपात पर लगाम लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका के मेयर पद को लेकर उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर ने चाहा तो शिवसेना का ही मेयर बनेगा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर विश्वासघात और धोखे का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जनता का जनादेश शिवसेना के साथ है। बीएमसी को लेकर चल रही सियासी खींचतान ने महाराष्ट्र की राजनीति को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा खास तोहफा भेंट किया है। यह तोहफा गुजरात में तैयार किया गया शाही नक्काशीदार लकड़ी का झूला है। इस गिफ्ट के जरिए भारत की पारंपरिक कारीगरी और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया गया है। इसे भारत यूएई के मजबूत होते रिश्तों के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड से पहले सुरक्षा बलों ने परंपरागत शस्त्र पूजा की। इस दौरान 21 तोपों की सलामी की रिहर्सल भी की गई। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए राजधानी में विशेष निगरानी रखी जा रही है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के हौसलों और सैन्य ताकत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। एयर चीफ ने स्पष्ट किया कि केवल बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मजबूत रक्षा प्रणाली ही देश को सुरक्षित बनाती है। यह बयान मौजूदा सुरक्षा हालात के बीच काफ़ी अहम माना जा रहा है। चंडीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आरोपियों के पैरों में गोली मारी गई। एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। ये बदमाश एक फाइनेंस शॉप पर फायरिंग के मामले में फरार थे। पुलिस ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी से शहर में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी। पटना के सीवी रमन हॉस्पिटल में बमबाजी और फायरिंग से दहशत फैल गई। इस घटना में 2 छात्र घायल हो गए और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। जांच में सामने आया है कि जैक्सन हॉस्टल के छात्रों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी सज्जाद अंसारी के अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। आरोपी को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण पर सख्ती जारी रहेगी।